संगीत सुना। भाई कुछ शब्द कहना शायद व्यर्थ ही मालूम होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी अवसर होते हैं कि जहाँ मौन और विशेषकर जिसको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो कि जैसे कि बार बार केवल इस सभागार में नहीं लेकिन संसार में कहा गया कि स्वर के वो सम्राट थे। भाई विनय और भाई सुल्तान के साथ मेरे जो संबंध हैं वो ऐसे हैं जो कि संस्मरणों में की यात्रा में इतने अधिक ले जा सकते हैं हम लोगों के, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं। और जो मुझे 2-3 शब्द कहने हैं वो मैं उस संदर्भ की बात करूंगी जिसमें कि इस नगरी में, इस राजधानी में जब उस महियर घराने का एक तरह से प्रथम निवास हुआ और उस निवास से पहले कोमिला से मैयर, मैयर से दिल्ली, दिल्ली से भारतवर्ष, भारतवर्ष से संसार और अंततः एक प्रवासी भारतवासी ने किस परंपरा को वहां सेंटा क्रूज में, सेंट रिफिल में स्थापित किया। मैं आपके सामने कुछ मेरी स्मृति, कुछ मेरे संपर्क, जिसका कि मूल्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जैसे कि भाई सुल्तान ने कहा और विनय ने भी कहा, हमारी पीढ़ी के लिए भी है और हमारी आगे की पीढ़ी के लिए भी कुछ उसमें बहुत ऐसे मूल्य हैं जिसके प्रति आज हमको फिर से जागरूक होना है। पहला, विनय ने उस झंकार की बात की और एक वो था और उससे पहले इनके निवास स्थान और विशेषकर इनके दादा लाला जी के घर में, और जो हम लोगों ने वो दृश्य देखे हैं बाबा के, अली अकबर के, और वो जो सुबह की महफिल होती थी और जिस अंदाज में वो होती थी, वो आज के बड़े बड़े कुछ नहीं था। और अभी भी मुझे जो मेरी स्मृति है वो बाबा और अली अकबर जी और फिर तो और, लेकिन एक परफॉर्मेंस वही झंकार के, बाबा, अली अकबर, रविशंकर, कंठे महाराज, थिरकवा, किशन महाराज, और एक साथ वो जो परफॉर्मेंस था उससे दूसरा मैंने आज तक फिर नहीं सुना। और उसके बाद उस दिन रात को लाला जी के यहाँ भोजन नहीं था,
वो शिवराज जी के यहाँ था, उधर सिविल लाइन्स में, और शिव दादा के यहाँ था। और वैसा वार्तालाप आपस में नहीं सुना। और एक ही बात कि दोनों इन तीनों दिग्गजों ने जो कहा, बाबा थिरकवा और कंठे महाराज, और अली अकबर और रविशंकर जैसे पीछे बैठे हों, ताकि अगर जब वो शुरू होता है तो वो स्वर के सामने अगर कोई भी किसी भी तरह की बेइंसाफी करे तो मन करता है कि उसका गला काट दो। ये अभी तक, एंड फॉर समवन विद ठीक, मेरे भी गुरु अच्छन महाराज और गुरु भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, वीडियो वो तालीम भी थी, लेकिन फॉर अ वेस्टर्न एजुकेटेड ईयर टू हियर दिस was the greatest education of my life। यानी वो क्या आस्था हो सकती है। दूसरा जिसकी बात बार बार कही गई है, यूदी मनोन, और इसमें मेरे भाई ने ठीक ही नारायण मेनन को याद किया, जैसे हम लाला जी को याद करते हैं, शिबूदा को याद करते हैं, वैसे ही डॉक्टर नारायण मेनन का सेतु बांधने में बहुत बड़ा हाथ था। और वो 1953 और 54 की बात होगी कि जहाँ यूदी मेनन का पहला यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हुआ था, और स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर आए, मुझे याद है, स्टेज देखने के लिए। पहले कमरा सब इंतजाम ठीक है ना, और फिर रविशंकर और अली अकबर कहाँ बैठेंगे जब यूदी मेनन बजाएगा, तो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उस एक परफॉर्मेंस और उस संपर्क से जो 1955 की यात्रा, और उसकी बात नहीं करूंगी, लेकिन 1960 और 61 जो कि इंटरनेट में नहीं है, मेरा ये सौभाग्य था कि मैं ईस्ट वेस्ट म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में किनको साथ ले गई थी। और यहाँ जो सरकार में झगड़ा होता रहता है उसकी कहानी कहीं और लिखी जाएगी। बाल सरस्वती पहली बार, अली अकबर, रामन कुट्टी, डागर बंधु, और वो पहला मौका था। और तब 3 सप्ताह उनके साथ सुबह शाम रात रहने का एक अवसर मिला। और जो आप लोगों ने बात कही उसको, विनोद, कितना विनोद, सीरियसनेस, कितनी सीरियसनेस। और चौथा और अंतिम, सेंट रेफेल, मैं सेंटा क्रूज में पढ़ा रही थी, और उस 3 महीने के आवास में मुझे उनसे न केवल मिलने का, लेकिन एक और भारतीय कलाओं का जो एक पक्ष, और आप लोग सब इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ हैं, कि भारतीय कला और परंपरा जब विस्थापित होके कहीं और स्थापित होती है तो उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं, और उन चुनौतियों में से किस ढंग से, जिसकी बात मैंने शुरू में ही की, कि परंपरा फिर से बनती है, चाहे इस समय वो एक पारिवारिक परंपरा नहीं हो। और यही बात जो कि स्विट्जरलैंड में हुई, और तब ये
मुझे मालूम है कि उस यूनिवर्सिटी में जब हमने और बहुत से और जो भारतीय थे वहाँ पर एक अली अकबर चेयर एंडाउड चेयर फॉर इंडियन म्यूजिक स्थापित की और तब उस मैच्योर अली अकबर के साथ मेरा ये सौभाग्य रहा कि हर तीसरे चौथे दिन मिलना ही नहीं, लेकिन उस स्वर्ग में जो रास्ता गया, जो राइपनेस हुई और जो आपने सबने कहा कि और जो भी हम लोग छोटे हों या आप लोग जो बड़े हों जो जानते हैं कि स्वर हो या नृत्य हो, अंततः अगर वो देवी या देवता नहीं हो तो वो कला नहीं है और उनको इसके साथ साक्षात्कार हुआ था, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जो हम महसूस करते हैं वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते? और मुझे भी इस वक्त ऐसा ही लग रहा है। 61 साल 1948 तब से मैं अली अकबर भाई को, वो मेरे भाई थे, मेरे से राखी बनवाते थे। सन 48 से मैं जोधपुर गई अपने पिताजी के घर। मेरी एक पुरानी स्कूल की सहेली हिरण्य गर्भा कुमारी, जो जितेंद्र प्रताप की बहन है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। मुझे याद है अली अकबर भाई उस वक्त शिव हाउस, जोधपुर में एक शिव हाउस बहुत बड़ा घर था जो कि चट्टान के ऊपर बना हुआ था, जिसमें पहले 46 तक प्रोफेसर एम जी के मैनन के पिताजी भी वहाँ पे महाराज उमेश सिंह जी के एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे, वो रहे। उसके बाद एक पोर्शन में अली अकबर भाई रहे और फिर बाद में ऑल इंडिया रेडियो का भी एक स्टूडियो भी बना। जब हम पहली बार मैं मिली, वो निखिल बैनर्जी को तालीम दे रहे थे। दो एक बार बाद में मिलने के बाद अचानक एक दिन कहते हैं कि आप हमें राखी बांधी हैं। मेरी एक ही बहन है अन्नपूर्णा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे राखी बांधेंगे। मेरे पास उस वक्त राखी तो थी नहीं, मैंने एक धागा लेकर के उनके गले पे बांध दिया और झट से वो गाड़ी लेकर के, जोधपुर में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है सांगी ब्रदर्स, वहां से जाकर के गिफ्ट लाके मुझे दे दिया। 48 में वो दिल्ली आया और चतुरलाल जी जो मेरे रियाज के लिए आया करते थे, उन्होंने कहा कि आप खान साहब को अपना गाना क्यों नहीं सुनाती। मैं उनके सामने कैसे गाऊं, लेकिन वो सुनना चाहते हैं आपको। इतने सहज तबीयत के थे अली अकबर भाई। मुझे याद है पार्टीशन हुआ था, घर भरा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से सब लोग 30-35 लोग हम लोग के घर में ठहरे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने नई नई प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी, तो खाने के बाद सर्जरी में क्लिनिक में एक कोने में मैंने एक कारपेट बिछा दिया और अली अकबर भाई, चतुरलाल जी और मैंने गाया। क्या गाया मुझे नहीं मालूम, घबराई हुई थी उनके सामने। उनको पसंद आया या नहीं आया मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे कुछ बहुत इनकरेजमेंट दिया, कुछ मार्गदर्शन भी दिया,
तो ऐसी बहुत सी सन 48 से बातें हुई, मिलते रहे, सिलसिला बना रहा। एक बार हमारे पास ही ठहरे हुए थे, दूसरे रोज उनका रेडियो पे प्रोग्राम था, वो सोए रह गए। प्रोग्राम लाइव हुआ करता था, हड़बड़ा कर उठे और कहने लगे प्रोग्राम का तो टाइम खत्म हो गया। मैंने कहा चलिए दूसरे आइटम के लिए जल्दी से मैं उनको ड्राइव करके लेके गई। 5 मिनट में हम लोग पहुंच गए। हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पे रहते थे। तो ऐसे बहुत सी बातें मेरे सामने आ रहे हैं और दृश्य इतने ताज़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कहने में भी एक तरह से यादगार अच्छा लग रहा है उनको याद कर करके। मैं बम्बई नहीं भूल पाती हूँ। मेरे पति और मैं बम्बई गए, चेतन आनंद आंधिया पिक्चर बना रहे थे और खान साहब बैठे हुए सरोद लेके और कंपोज कर रहे थे आंधिया पिक्चर के लिए। तो चेतन कहने लगे, चेतन और मेरे पति गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हुए थे, जानते थे एक दूसरे को। चेतन कहने लगे आप बम्बई रह जाइए और प्लेबैक इसका दे दीजिए। मैं वो कर नहीं पाई क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते थे, मैं बम्बई में नहीं रह सकती थी। खैर बातें बहुत सी हैं। अभी हाल ही में मैं गई थी, यूएस गई थी, कॉन्सर्ट टूर पे गई थी। जाने के पहले मैंने उनको फ़ोन किया, पर दुर्भाग्यवश में बात नहीं हो पाई क्योंकि वो आराम कर रहे थे और उनको मैसेज भी नहीं मिला। बॉस्टन में जब पहुंची मैंने फिर कोशिश की, फिर भी बात नहीं हुई। वहाँ पे बॉस्टन में मेरी मुलाकात हुई उनकी एक शिष्य, अमेरिकन शिष्य जॉन रकट करके, जिन्होंने 22 वर्ष अलीगढ़ से शिक्षा पाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हालत कैसी है। मैं वापस आ गई। मैंने एक लंबा खत लिखा उन्हें और एक दिन अचानक फोन आ गया। कुछ महीनों की बात है। बहन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। कहा भाई साहब किस बात की आप माफी मांग रहे हैं? मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि आप आई, मैं आपकी देखभाल भी नहीं कर पाया। मेरी तबीयत जरा भी ठीक होती तो मैं आपके पास बॉस्टन भी आ जाता मिलने के लिए। मेरी ये हालत है, मुझे हफ्ते में 4 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता, मुझे माफ कर देना। मैं देखिए भाई साहब मैं छोटी हूँ आपसे, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आज भी मेरे कान में वो शब्द गूंज रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके बच्चे, उनके शिष्य, उनके नाम को और भी आगे ले जाएं और जो उनका एक एक सुर मेरे रगों में बसा हुआ है इन 61 सालों में, वो जब तक मैं जिंदा रहूंगी वो सदा रहेंगे। मेरी श्रद्धांजलि, चरणों में नमस्कार। अली अकबर खान साहब श्रद्धांजलि पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों के साथ खान साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि चंद बातें कहने के बाद में, क्योंकि और हज़रात को भी बोलना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दुनिया आनी जानी है। नबी साहब बकौल ज़ौक़ के लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। दूसरी ज़बान के अंदर कहानी लाभ जीवन मरण यश अप यश विधि हाल। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ जो आया है उसको एक रोज़ जाना ही है। जहाँ तक खान साहब की अज़मत का ताल्लुक़ है तो वो बहुत अजीम फनकार थे और यकीनन उनके अपने बाद में उनकी अपने खुद की इनफरादियत थी, यानी खुसूसियत थी, जो उनकी अपनी लियाकत का, उनकी सूझबूझ का सबूत थी।
बहरहाल एक अच्छा मिशन छोड़ के गए हैं वो। और चंद लफ्जों के बाद मैं इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके लिए तुलसी जी महाराज ने फरमाया है कि ये गुण साधनतें नहीं आई, ये गुण साधनतें नहीं आई, तुम्हारी कृपा कोई कोई पाई। तो जाहिर बात है कि जो दुनिया के अजीम तरीन फनकार या अदीब या विद्वान हुआ करते हैं, ईश्वर का भी उनके लिए खास आशीर्वाद हुआ करता है। उसके बगैर जो है वो उनके अंदर वो बात पैदा नहीं हो सकती। लिहाजा मैं फिर खान साहब को और उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं दुआ करना चाहूँगा कि ईश्वर उनकी शांति को यानी उनकी आत्मा को शांति बख्शे, मग़फ़िरत फरमाए सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। हाफ़िज़। ये एक ऐसा मौका होता है जब भी कोई एक बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उस पर दिली जज्बात का इजहार करना, उस व्यक्ति को याद करना, उनकी खुसूसियात को कहना, ये कितना मुश्किल काम हो जाता है कि जिनसे बहुत करीबी अटैचमेंट होता है कि वो अल्फाज के दायरे में नहीं आ सकता। जो हजरात बुजुर्ग बरतर जो चले गए, उनका रास्ता आज तक कायम है और जो उनकी तरफ उनके शागिर्द या उनके पैरोकार या उस तरफ चलने वाले कोशिश करते हैं और करनी चाहिए कि वहां तक पहुंचे, क्योंकि वो तो सूर्य थे। मैं आपको बहुत बड़े शायर नवल किशोर साहब जिन्होंने कि अदब लिखी है, उसका फारसी में तर्जुमा करके मैं उन लोगों के लिए मैं आपको यानी कि बताता हूं कि वो जो पहले आप फरमाते हैं कि वो जो अहले फन थे, वो रहरवे कलम थे, उनके आगे फरोग पाना, सूर्य को चराग दिखाना। यानी वो जो पहले फन थे और वो जो फनकार हजरात थे, वो जो यानी कि सबसे बड़े माहिरीन थे, उनके आगे उनसे आगे बढ़ जाना या फरोग पाना, ये सूरज को चराग है दिखाना। और उसके बाद इसको गुरेज कहते हैं। वो फरमाते हैं कि पर बहरे सदा सहुन है बागी, दरिया नहीं कार बंदे सामी। आज तक जो है वो सहुन, आज तक जो है वो कलाम, आज तक जो है वो फन, आज तक जो है वो मंजिलें वो बाकी हैं, क्योंकि दरिया जो है वो किसी पर बंद नहीं होता। आप अपने जमीर के हिसाब से कूजा भर के यानी जाम भर के ले आइए, ये आपका है, लेकिन दरिया का कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो खान साहब एक ऐसे दरिया थे, खान साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, खान साहब एक ऐसे यानी कि मनुष्य थे, न सिर्फ वो सरोद प्लेयर थे, न सिर्फ वो यानी वो थे, बल्कि एक बेहतरीन और एक मकबूल तरीन और एक मशहूर तरीन उस्ताद भी थे, और वो एक शख्सियत भी रखते थे। उनकी कोशिशें, उनकी काविशें, उन्होंने जो पूरी दुनिया में जो है संगीत के द्वारा, अपने साज के द्वारा, अपनी यानी कि जो है वो इल्म के द्वारा जो भी यानी कि जो है मंजिलें तय की हैं, और जो भी उन्हें इसके जो है एवज में इनामात या उसके बदले में उनकी जो शख्सियत के बारे में जो सराहा गया, वो आप सुन भी चुके हैं। और कहाँ तक यानी कि जो है वो उसको बयान किया जाए, वो एक पूरी किताब है जो उनके बारे में लिखा जाए, लेकिन कहा जाए। लेकिन जो खूबी है, देखिए एक सबसे बड़ी एक चीज जो होती है वो होती है म्यूजिशियनशिप। वो हर यानी कि जो है म्यूजिशियन को जो है वो नहीं मिलती है। उस्ताद ने अपने शागिर्द को तैयार किया, गुरु ने अपने शिष्य को तैयार किया, और तैयार करने के बाद अपनी हद भर करके एक दुआ देता है। बिरजू महाराज जी एक दुआ दी आपको यानी कि जो है आपके गुरु ने कि अब तेरी कामयाबी उसके हाथ में है, जा उस दर पे सजदा कर ले, कामयाब करने वाला वो है। क्या वो गुरु नहीं दे सकता था?
ये कामयाबी की दुआ क्या गुरु नहीं कर सकता था? गुरु ने अपने बेटे को, एक बाप ने अपने बेटे को अपने से बेहतर बनाने के लिए तालीम और तरबियत देने के बाद जो है पूरी तौर पर तैयार किया, लेकिन असर के लिए भीख मांगी, दुआ की उसके लिए। तो ये असर कौन देता है? ये असर वो देता है। आज जो मुझसे पहले पेश तरगु थे, जो कहने वाले और जो यानी कि जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब के वो स्वर, वो संगीत, वो ऐसे थे कि जिससे लोगों के सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाया करते थे, जो आह किया करते थे। ये आह कब निकलती है? ये असर देता वो है। तो खान साहब में जो एक कैफियत थी और जो असर था वो यानी कि जो है बहुत मुश्किल से आता है, और ये देने वाला वो देता है। ये गुरु का भी बर्ताव होना चाहिए और उसका भी बर्ताव होना चाहिए। आपने जो है अपनी उम्र के हर हिस्से में बेहतरीन कामयाब यानी कि जिस जुगलबंदी कहा गया है वो यानी कि पंडित जी और अली अकबर खान साहब के बारे में थी। मैं आपको जरा सा इस नाम के बारे में ये बता दूं कि अली जो है वो अल्लाह का, खुदा का एक नाम है। खुदा के नाम 99 है। अल्लाह है और खुदा है और इलाही है और बाकी ये तमाम सब में इसमें अली भी है। और अली का मतलब है अजीम, अली का मतलब है बड़ा, और अकबर का मतलब यही है बड़ा। ये दो बड़े हैं, एक अली और एक अकबर। तो ये थे गुलाम अली और अकबर सबसे बड़े। तो ये इनके नाम की तारीफ भी है। उनकी म्यूजिशियनशिप जो है वो ये है कि जिस वक्त आपने जो है वो अक्सर आप में से बहुत से लोगों ने और उन्हें खूब सुना है, बहुत अच्छी तरह सुना है। उनके कई वाकयात हैं, उनके बहुत से यानी कि जो है वो ऐसे लेख भी हैं। और उन्हें सुना है कि जिस वक्त जुगलबंदी यानी हुआ करती थी, पंडित जी अपनी पूरी तरीके जो है वो अपनी तवानाई के साथ, जिसे कहते हैं अपनी पूरी काबिलियत के साथ आधे घंटे तक बराबर अपने उस राग को फैला रहे हैं। साहब की आदत थी, वो आंखें बंद किए बैठे हुए हैं, चिकारियां चेख रहे हैं, सांस को यानी कि चेख रहे हैं। आधे घंटे के बाद एक तान वो सूदिंग ढंग से, एक तान एक ऐसी कटी कि जो दिल से निकली और दिल से निकलने के बाद उसने असर किया। तो ये कैफियत जो है ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। म्यूजिशियनशिप ये है, असर देने वाला ये है। वो असरात यानी कि इन्होंने अपनी करनियों से, अपने यानी कि जो है सबसे बड़े यानी कमाल से जो है वो हासिल किया था। जो करनी के होने के बाद वो तासुर, वो असर, वो तासीर जो है वो यानी कि दे। जो मेरी ये दुआ है कि उनके खानदान में उनके बच्चों को भी माशाल्लाह, उनके बेटे बहुत अच्छा मिजाज है हमारे आशीष भाई, और उनके बेटे भी कामयाब हैं, और उनके आने वाले भी जो नस्ल में जो उनके शागिर्द हैं वो कामयाबी के साथ उनका कुछ साया, उनका कुछ हिस्सा जो है उनके ऊपर ये नहीं पड़े, ताकि वो कामयाब हो। ये बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। May I now request you to please come up and say a few words. विनय भाई तथा सुल्तान भाई खान साहब, हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत गूढ़ बातें कही। और वाकई में एक माला जैसे होती, उसमें से एक गुड़िया कम हो जाए तो माला जो है अधूरी दिखती है। मंजू से हमें फोन पर खबर मिली, कई बार सत्य सुनने के लिए भी, सत्य सुनते ही हृदय बड़ा दुखदायी हो जाता है। सत्य सुनते ही, जैसा खान साहब ने कहा कि आना जाना सबके जीवन में है, वो भी सत्य है। मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मैं खान साहब को और रविशंकर जी को, दोनों को उस जवानी में भी मैंने सुना जब मैं केवल 12, 13, 14 साल का था, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस बॉम्बे, कलकत्ता, मुझे भी
जाने का मौका मिलता था, ग्रीन रूम में बैठे हुए कुछ बातें सुनता था, आपस की बातें, चाय पीना, कुछ ऐसे। मुझे आशीर्वाद सबका मिला है। मेरा बड़ा भाई सौभाग्य है, बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके, अमीर खान साहब से लेके, विलायत खान साहब से लेके, इन सब का आशीर्वाद मुझे मिला है। और आशीर्वाद एक बहुत बड़ा, ऐसी बड़ी चीज है जिसको हर आदमी को जानना चाहिए। खान साहब को हमने जब भी सुना, जैसे अक्सर बजाते बजाते पब्लिक में क्या हो रहा है उसको एक दफा देखते हैं अक्सर लोग, लेकिन उनको जो उन्होंने देखा तो सरोद को देखा, स्वर को देखा और अपने मन को देखा। ये इकट्ठा 3-4 चीजें थी उनकी, और बड़े मुश्किल से बहुत ज्यादा तालियां बज गई थी बाहर की आंखों से, ठीक, मगर ऐसे नहीं कि अब बजा के फिर देख रहे हैं कि भाई असर क्या हुआ। असर वो अपने सरोद में खोए हुए, उस स्वर में खोए हुए। मैं उनको कलाकार, आजकल बहुत छोटा शब्द हो गया है, हर एक कलाकार ये है, पता नहीं कितने बन गए, दीवाने हैं, दीवाने थे, दीवाने। और जब दीवानगी हो जाती है, जैसे मीरा दीवानी हो गई, दीवाने लोग, तो कलाकार से थोड़ा ऊंचा हो जाता है वो दीवानापन, जो अपने काम से इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। आखिरी के दिनों में ऐसा सुना है कि वो जिस हालत में उनकी बीमारी में थे, तब भी 2 दिन पहले उन्होंने सबको राग दुर्गा सिखाने की कोशिश की, ऐसा सुनने में आया है। तो कलाकार आखिरी दिन तक वो चाहता है कि अपने संगीत को प्यार से सुना सके, बता सके। तो ये बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उनकी याद तो ऐसी बन गई है कि जब भी आप जरा सा ध्यान करेंगे तो उनके सरोद का मिला के सिर्फ पहला छेड़ जो है सरोद का पहला छेड़ना, उसी में राग सामने खड़ा हो जाता था। उसी वक्त बजाना तो बाद में था, सिर्फ सरोद मिला लेना, हर दरबों को मिला लेना, उसको छेड़ देना, वो जो छेड़खानी थी इतनी खूबसूरत थी कि लगता था हाँ अब कुछ होने वाला है। तो बहुत बड़ी कमी है, तो सही है। मैं खान साहब को बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको मालिक स्वर्ग में पहुँचाने पर। ये कहते हुए मैं भी मैंने सुना, इसलिए मेरे कानों में उनके सरोद की गूंज आज भी है। पर मेरा संपर्क उतना ही रहा कि कॉन्फ्रेंस वो भी ग्रीन रूम में बैठे हैं, मैं भी तैयार हो रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ, यही संपर्क ज़्यादा रहा मेरा। तो कहते हुए बहुत बहुत खान साहब को श्रद्धांजलि मेरी। To pay his tributes to Ustad Ali Akbar Khan Sahab. जो हमने सोच के आए थे कुछ कहूँ तो सब कह दिया गया है, कुछ कहने के लिए रहा नहीं। फिर भी 2-3 बातें हम याद आ रही थी। जब अभी आंधियां की बात चली, फिर एक वाकया मैं सुनाना चाहूंगा। कहीं और शाद बनी और कहीं ना शादियां, आती है जीवन में सुख दुख, इस तरह की आंधियां। ये गाना लता जी ने गाई थी। हमें मालूम नहीं कितने लोगों ने इन गाने का सुना। और उस गाने में खान साहब अली अकबर गजल ने सरोद बजाया था। जब उन्होंने पीस खत्म करी मंदर हेबत में, तो जो लोग आज जिंदा है रिकॉर्डिंग में थे, तो लता जी को आंसू आए, रो दिए। उस दोबारा गाने को टेक करना पड़ा। तो खान साहब के बारे में कुछ कहने का मतलब है कि सूरज के बाद रोशनी दिखाना। और मैं समझता हूँ
कि मेरी जो व्यक्तिगत अनुभव है ये बयान करना चाहूँगा। 1948 में मैं रेडियो में बजाना शुरू किया और उन दिनों में खास कलकत्ते में बहुत आना जाना था। एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा, अभी कहा गया जो उनका कॉलेज और म्यूजिक 56 में हुआ था, मैं गवाह हूँ 48 में कलकत्ते में मेंडेविल गार्डन्स में शुरू हुई थी। डॉक्टर हरिन मुखर्जी जो द गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्होंने इनवाइट किया था और अनुपमा जी ने सुरबार बजाई थी और मैं वहाँ था। तो बाद में 56 में उनका कॉलेज ऑफ म्यूजिक शिफ्ट करके बालीगंज में आए और वही यादगार शाम जो अन्नपूर्णा जी ने बजाया सुरबार। तो 48 मॉर्निंग में सुबह शरद का आवाज आया, रेडियो खोला, उस जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, लाइव म्यूजिक होते थे। आए मेरे राग उन्होंने शुरू किया। मैं बता नहीं सकता आपको, ऋषभ जो लगाया उन्होंने, रोंगटे खड़े हो गया। आज तक मैं भूलता नहीं उस आयुर्वेदिक के ऋषभ को। एक स्वर लगाकर लगता है कि भगवान सामने आ गए। सरस्वती की इतनी कृपा मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अभी जैन जी से मैंने बात हो रही थी कि कुछ ऐसे कलाकार के लिए जो हमें श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, हम सब चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। हमें ऐसे कलाकार के लिए जितना करना था हमें करा नहीं हम लोगों ने। ऐसे कलाकार सदियों में पैदा होते, आप सब जानते हैं, और उनके लिए कुछ भी कहा जाए कम है। हमें आगे चल के हम एक सुझाव देना चाहेंगे। एक वाक्य और कहना चाहूंगा मैं। 1953 की बात है, टैगोर का एक नॉवेल के ऊपर खुदी तो पहचान, हंग्री स्टोन, तो अली खान साहब म्यूजिक दे रहे थे, ऑनलाइन म्यूजिक हो रहा था। तो अमीर खान साहब मुझे ले गए कि चल। तो उन्होंने आमिर खान साहब को गा कर बंदिश क्या होंगे सुना रहे थे। अभी मीनू भाई ने कहा कि गाने के बारे में, कैसे कटे रजनी आप सजनी, बागेश्वरी में। पहली बार अलीवर खान साहब ने आमिर खान साहब को ठुमरी गाने के लिए मजबूर किया, और रिकॉर्डिंग भी है। पीआर की आवाज की वजह सुनी रही खबरिया। रात भर रिकॉर्डिंग, हम लोग 9 बजे गए, सुबह 7 बजे कहा, और खान साहब बजा रहे थे सरोद में, और आमिर खान साहब गा रहे थे। पूरा बैकग्राउंड में सारियत हुई, निखिल बैच भी थे, रिकॉर्डिंग बजा भी रहे थे। तो कुछ ऐसे पल हमें कलकत्ते में हमें उनके साथ मिला जो मैं भूल नहीं सकता। अमेरिका में तो जब भी जाते थे उनको बहुत फोटोग्राफ, उनको अभी आज एक चिट्ठी हमारे पास है, मैं दिखाना चाह रहा था। चिट्ठी आई कि माय डियरेस्ट ब्रदर देबू। हम लोग कलकत्ते में से उनको आलिदा कहते थे। पंडित जी जैसे कहा ना, राजू कहते थे, हम लोग आलिदा कहते थे। और उनको एक बात मैं देखा जो हमें सबको सीखना चाहिए उनसे, कभी किसी के बारे में हमने कोई चर्चा करते हुए उनको सुना नहीं। ऐसे कलाकार थे, लेकिन महान इंसान थे। कलाकार बनना ही काफी नहीं हो, तो मैं कहता हूँ एक महान इंसान होना भी जरूरी है। खान साहब हमारे बीच में रहे नहीं, मैं समझता हूँ ऐसे लोग मरते नहीं, उनके संगीत हमारे अंदर जीवित रहेंगे। हमें आगे वाले पीढ़ी सुनकर शिक्षा ले। सरोद के मायने में, क्या सही मायने में सरोद एक स्वर, अभी बताया, एक स्वर लगाते थे
इस सारे आधे घंटे के जो आपने किया सब भूल जाएंगे आप, जैसे आपने कहा खान साहब जो एक स्वर की, उनको तो स्वर सम्राट कहा गया। मैं तो कहता हूं कि ऐसे कलाकार जो सरोद के नए मायने दी, नई जुबान दी। सरोद उस जमाने में इतनी पॉपुलर थे भी नहीं। मैं 48, 49, 50 की बात कर रहा हूं कि डुएट तो 51 से शुरू हुई, 50 से। मगर मैं उस जमाने में कलकत्ते में रोज प्रोग्राम आते थे और हर हफ्ते में 1, 2, 3, 4 ऑनलाइन प्रोग्राम होते थे। अब सब जगह जाते थे और आलिया खान साहब जहां पर होते थे वहां भरा हुआ होता था। तो आखिरी बार जब मिले हम, बोले तुम जब आओगे हमारे यहाँ बजाओगे, और मुझे अफसोस है कि वो मेरा मौका और नहीं मिला। और मैं अपनी श्रद्धांजलि यही कह के देना चाहूंगा कि इतने गुणीजन बैठे हैं, कोकिला जी हैं, जो हम चाहेंगे कि उनकी याद में हम कुछ करें, ताकि पहले श्रद्धांजलि भी खत्म हो जाए। ऐसे कलाकार को जीवित रखने के लिए कुछ भी हो सरकार की तरफ से, जैसे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए किया है, तो ऐसे खान साहब सदियों में पैदा होते हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये मेरा प्रार्थना है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ शायद कोई बोला नहीं, बोलेंगे नहीं भी। आज मैं न्यूज में सुन रहा था कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा है तैयब साहब के लिए, जिसका निधन हो गया बॉम्बे में। पिछले 8 दिन से रोजाना माइकल जैक्सन के फोटो आ रहे हैं, मगर हमें किसी ने इस बात को उठाई नहीं। माइकल जैक्सन विदेशी कलाकार थे और अच्छे कलाकार थे, मगर खान साहब के बारे में एक फोटो भी नहीं, एक ऑब्ituary नहीं है, ना किसी से कहीं से आया मैसेज। एक पंडित जी ने भेजा, देखा मैंने। मगर मैं चाहूंगा कि हमारे देश के लिए, सबके लिए ये जरूरी है कि हम उनको याद में we should stand up and do something positive so that his memory could be alive for years to come. Thank you very much. बहुत दुख की बात है, हमारे खान साहब तो गए। जैसा देबू भाई ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि माइकल जैक्सन को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे याद है जब मदर टेरेसा और प्रिंसेस डायन गई थी, तो मदर के भी 1-2 दिन में थोड़ा बातचीत हुई, अखबारों में छपा, टेलीविजन में आया, और सब लोग प्रिंसेस डायन को सेलिब्रेट। हम हिंदुस्तानी जागे हुए, पैसे वाले, बड़े बड़े लोग, वो क्या बोलते हैं, TRP RTP जो होता है, शायद इसी की चिंता है? जिस मुल्क में, जिस नेशन में अपने इतने बड़े विजनरी म्यूजिशियन को नहीं सेलिब्रेट करते और उसका जिक्र नहीं होता है, वो नेशन इज आउट फॉर अ डूम, एब्सोल्युटली। मैं आपको 2 छोटी सी बातें बता दूं। बाटलीवाल साहब बड़े ही ब्रीफ में बहुत बड़ी बात कह गए, बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी, कि जब खान साहब ने यहाँ दिल्ली में बजाया तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आ जाओ, हम यहाँ मिल रहे हैं शरण रानी जी के। वहां तो मैं भी पहुंच गया। तो जो कहानी थी वो ये थी कि अली अकबर खान साहब ने जब अपनी पहली शायद परफॉर्मेंस दी मैयर में, तो ये शरण रानी जी बता रही थी कि बाबा भी सुनने चले गए। तो जब सुन के आए और बाबा आके अकेले बैठ गए चुपचाप, तो शरण रानी जी बताती हैं कि कहती मैं गई, मैंने देखा बाबा एक तरफ आके बैठ गए, क्या हो गया? तो कहती मैं निकल गई, फिर थोड़ी देर के बाद गई, फिर देखा बाबा एक तरफ खामोश बैठे हैं। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या बात होगी? कहते कुछ नहीं। फिर कुछ समय गुजरा, फिर उधर से गुजरी, फिर देखा बाबा वैसे के वैसे सीरियस। तो फिर वो जाके बैठ गई, कहने लगी नहीं बाबा कुछ है, आप बताइए। तो बाबा रोने लगे और रोते गए। तो बड़ी मुश्किल से जब उनका रोना बंद हुआ तो सॉब करते करते कहते हैं, इसको मैंने मेरे पास जो था सारा दिया, हर रात का ज्ञान दिया,
उसका रस दिया, पर जो आज इसने बजाया है संगीत, मैंने आज तक कभी नहीं सुना। इससे बड़ा ट्रिब्यूट, और ये जीनियस थी इनकी। अब मैं आपको छोटी सी एक अपनी बात बता दूं, तो मैं उनके साथ मैयर भी गया, कई जगह गया। तो मैंने कहा खान साहब मैं कैलिफोर्निया भी आऊंगा। कहते हाँ जरूर आना। तो मैं वहां पहुंचा, मैंने फोन किया, उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैं जब उनके वहां पहुंचा तो मुझे कहने लगे अरे आपका सामान कहाँ है? मैंने कहा ये साथ ही होटल में वहां चेक। कहते अच्छा कोई नहीं, कल आएंगे तो सामान साथ लाइए। फिर उन्होंने मुझे कमरा दिया, रहने की जगह दी, टेलीफोन दिया, शिवाज रीगल की बोतल ला के रखी मेरे लिए, सब कुछ। तो सारा दिन मैंने बड़ी मस्ती में बिताया। तो कहने लगे आपको हिंदुस्तानी खाना तो अच्छा लगता होगा ना? मैंने कहा बिल्कुल जी। कहते चलो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। मुझे घर ले गए। तो कहने लगे क्या सुनेंगे? तो मैंने कहा खान साहब आप बहुत सालों से विदेश में हैं, हमें छोड़ के चले गए हुए हैं, तो आपने जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिए होंगे उनमें जो आपने कुछ खास बजाया जो आप सोचते हैं बहुत कीमती है। तो कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने जर्मनी में जो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट दिया था वहां पे उसकी सीडी उन्होंने लगाई। तो जब हम बैठ गए आमने सामने, दोनों के हाथ में गिलास है और कोई तीसरा आसपास नहीं है, तो बड़ी मुसीबत शुरू होगी। कहने लगे आप तो संगीत के बारे में खूब जानते होंगे। तो मैंने कहा मर गए। मैंने कहा खान साहब ऐसा है कि कुछ तो मैं राग पहचान लेता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो खान साहब की आंखों में ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी। आई एम अ फोटोग्राफर सो आई कैन मेक आउट द एक्सप्रेशन। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, तो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी झेप सी आ रही थी। तो मैंने कहा खान साहब मैं रसिक बहुत अच्छा हूँ। अब मैंने ये कह दिया कि मैं रसिक बहुत अच्छा हूँ, बड़ी गुस्ताखी है कि भाई क्या रसिक है आप? तो फिर उनकी आंखों में क्वेश्चन था कि भाई क्या रसिक हैं आप? बोले कुछ नहीं क्योंकि वो बोलते ही बहुत कम थे। तो उनकी आंखों में सवाल था कि क्या रसिक है? तो मैंने कहा खान साहब ऐसा है कि 1970 में मैंने क्लासिकल संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत सुनना शुरू किया। तो पहला जो एलपी मैंने खरीदा वो देश मल्हार था, अली अकबर खान साहब का बजाया हुआ। तो मैंने कहा खान साहब मैं आपको नहीं जानूं, मैं राग को नहीं जानूं, लेकिन जो मुझे बढ़िया लगता था मैं ऐसे संगीत को दिन रात सुबह शाम सुनता हूँ, ऑफिस में भी, घर में भी, गाड़ी में भी। तो मैंने कहा जब तक वो मेरी रगों में नहीं रच जाता है तो मैं उससे अलग नहीं होता। तो मैंने कहा इसी तरह स्पेशली आधी रात को जब सब सो जाते हैं तब सुनता था। तो एक दिन मैं आधी रात को साइलेंस में बैठा अकेला सुन रहा था देश मल्हार। तो मेरे दिल से निकला कि खान साहब आप जो कह रहे हैं पूर्ण सत्य कह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए कमाल की बात यह है कि कुछ संगीतकारों ने कुछ राग ऐसे बजाए हैं कि वो राग अपने आप, अब मेरे जैसा जो बिल्कुल संगीत नहीं जानता है, टेक्निकल नो हाउ या क्या कि कौन से राग कौन से सुर कहाँ रखे गए क्या हुआ, कि जो उसका एक्सपीरियंस है वो इतना कंप्लीट है कि शायद पूरा संगीत उसमें कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कुमार जी ने मालकौंस गाया है, इतना कमाल का गाया है। पन्नालाल घोष की जो दरबारी है, तो इसी तरह इनका देश मल्हार आधे घंटे का। मैंने कहा खान साहब आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तो खान साहब का राइट साइड की जो चीक थी वो थोड़ी सी उठी, स्माइल। तो मैं थोड़ा सेटल हो गया। तो कमाल की बात ये कि इतने कमाल के होस्ट थे कि जब खाना पीना हो गया तो मुझे कहने लगे चलो अब आपको होटल छोड़ देता हूँ। देखिए इतने बड़े आदमी और इस हद तक मेहमान नवाजी कर रहे। तो जब हम बाहर निकले तो देखा मैंने कि ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा खान साहब ये क्या आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? कहते हैं ये मैं साउंड प्रूफ कमरा बनवा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा खान साहब फिर तो आप बजाया करेंगे जिस दिन आपके अंदर पूरी चांदनी रात खिलेगी। तो मेरी तरफ मुझे मुड़ के कहते हैं हाँ, और कहते हैं अगर सच्चा सुर लग गया तो आपको भी सुनाऊंगा। ये थे वो महान आदमी कि मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी को जिसको कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ हम सच्चे सुर पे मिल लिए और उन्होंने कहा वो आपसे शेयर करूंगा। और वो दुनिया, वो खान साहब कि जो सुर बजाते बजाते जब ड्रॉप करते थे तब उनकी हाइट पता चलती थी।
कि कहां से इन्होंने ये छोड़ा सुर और कौन सी स्पेस में आके रोक के फिर आपको नए एक्सपीरियंस में ले जाते थे। मैं सिर्फ एक ही 2 शब्दों में कह सकता हूं इसको, वो ऐश्वर्य रस था। बाकी सब हम बहुत तमाशे करते हैं, वो ऐश्वर्य रस देते थे। थैंक यू वेरी मच। I'd like to call Srimati Manjushri Chatterjee to come up on stage once again to personally thank. मैं चाहती हूँ कि जो भी संगीत प्रेमी हैं और संगीत संस्थाएं हैं, सब आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और फूल उनके चरणों में दें। चिरंजीत, मैंने आज अभी तुम्हें देखा है, तुम भी सोसाइटी की तरफ से शंभू महाराज एकेडमी ऑफ डांस उनकी तरफ से रोहित, तुम भी आ जाओ। पूर्वी मुखर्जी, देव मुखर्जी, आप लोग भी बहुत करीब थे उनका। की तरफ से आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि हाँ जयंत जी नहीं है तो उनके मतलब